प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तमी वसंत भाग 2 पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों बताओ, हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, रावी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती है। इन नदियाँ का जन्म कहाँ से होता है, अर्थात कहाँ से निकलती है? पहाड़ों और पठारों से। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये बड़ी बड़ी नदियाँ किस पर्वत से निकलती है? ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है। इस पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। इस निबंध का लेखक है नागार्जुन। लेखक ने इस पाठ में हिमालय को पिता तथा उनसे निकलने वाली नदियों को बेटी माना है। लेखक ने हिमालय व नदियों का मानवीकरण किया है। मानवीकरण वह है जब लेखक व कवि अपनी कल्पना से प्रकृति व वस्तु को मानव का रूप दे देता है। यहाँ लेखक ने हिमालय को पिता और उससे निकलने वाली नदियों को बेटी का रूप दिया है अतः उनको सजीव माना है। इस पाठ में लेखक ने नदियों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। पर्वत व नदियाँ हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी मनोयोग से सुनेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराएं में डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। जब लेखक ने नदियों को मैदानी क्षेत्रों में देखा तो वह बड़ी गंभीर और शांत बहती थी, अपने आप में खोई हुई। ऐसे लग रही थी जैसे संभ्रांत महिला की भांति या जैसे प्रतिष्ठित कुलीन महिला की भांति। और लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। लेखक ने जब नदियों में डुबकी लगाई अर्थात नहाए तो ऐसा लगा जैसे दादी, माँ, मौसी, मामी का उनकी गोद में जो प्यार मिलता है, वैसे नदियों में नहाने से उनका मन शीतलता से भर गया। पहले लेखक ने नदियों को मैदानी क्षेत्र में ही देखा था, कभी पहाड़ों से निकलते नहीं देखा। जब हिमालय की यात्रा की, जब उनके विभिन्न रूपों का पता चला, हिमालय की यात्रा की तो उनका अलग रूप था। वो दुबली पतली गंगा, यमुना, वही सतलुज देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये नदियाँ समतल भागों में तो कैसे विशाल हो जाती है और वहाँ से निकलती है हिमालय से तो एकदम दुबली पतली बहती है और इनका उछलना कूदना मैदानी क्षेत्रों में गायब हो जाता है। वे ही नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों से बहती हुई छोटे छोटे पौधों को हरा भरा करती हुई और पहाड़ी के ऊपर समतल भाग को हरा भरा करते हुए और पठारों के से गुजरती हुई आगे निकल जाती हैं और अपनी बाल लीलाएँ देखती दूर तक चली जाती हैं। यहाँ बंदूर यानी गहरी, अधितकाएँ यानी पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, सरसब्ज यानी हरी भरी। हाँ।
ये नदियाँ आगे चलकर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल जंगलों में पहुंचकर उनको भी हरा भरा कर देती है। कि जो प्राचीन हिमालय है और इनकी नटखट बेटियां को देखकर, चंचल नदियों को देखकर कितना चिंतित होता है, कितना सिर धुनता है। यह इनकी बाल लीलाओं को देखकर तो पहले खुश होता था, लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है तो ये चिंतित हो जाता है, जैसे पिता अपने पुत्री बड़ी होने पर चिंता करता है और विवाह हो जाने पर कि मेरी पुत्रियां कैसे होंगी। हिमालय की चोटियों से जब कोई पूछता है उनकी बेटियों के बारे में, तो उत्तर में जो विराट हिमालय है वो एकदम मौन और चुप हो जाता है कि ये नदियाँ पहले तो पवित्र थी, लेकिन वहाँ जाकर, मैदान में जाकर इनमें ये प्रदूषित हो जाती हैं, इसलिए ये चुप रहता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, जनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो बड़ी नदियां हैं और ये रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी छोटी बड़ी नदियां इनमें आकर मिल जाती हैं तो ये बड़ी नदियां का रूप धारण कर लेती हैं। हिमालय कहता है कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, इनका अपना कुछ महत्व नहीं है। ये हिमालय के बर्फ़ से पिघले हुए पानी की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये दोनों महानदियों का निर्माण हुआ है और ये समुद्र की ओर बहती है। और वो समुद्र एक भाग्यशाली है जो पर्वतराज हिमालय की बेटियों का इनको श्रेय मिला है, अर्थात अथाह जल राशि हिमालय को देती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक ने जब नदियों को मैदानी क्षेत्रों में देखा तब उनका अलग रूप था। जब हिमालय की गोद में ये बच्चियाँ खिलखिलाती, उछलती कूदती, वेग से बहती है तो इनका रूप अलग रहता है। जैसे माँ बाप की गोद में बच्चियाँ नंग धड़ंग होकर खेलती है तब भी उनका रूप सुहावना लगता है। भले ही उन नदियों का रूप पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भलाई आकर्षित न करता हो, लेकिन लेखक को वहाँ से निकलने वाली नदियों का रूप बड़ा ही आकर्षक लगता है। लेखक ने यहाँ हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में जरा भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वैत्रिवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी, समतल आंगनों में
मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में बताया कि विरहिणी यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि यक्षिणी के लिए एक प्रेम का संदेश लेकर जाना और जाते समय वैत्रवती नदी में अपना प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान यानी वहाँ जल की वर्षा करते जाना नदी में, और वह नदी यानी कि तुम्हारी जो प्रेयसी है वो जल पाकर बहुत ही प्रसन्न होगी। यह नदियों का चंचल रूप लेखक को बहुत पसंद आया और प्राचीन काल से ही जो महाकवि हैं वो नदियों का उन्होंने सचेतन रूप ही पसंद आया था। और नदियों के पहाड़ी, घाटी, समतल भाग, मैदान अलग अलग रूपों में अलग अलग कवियों ने उनके रूपों को देखा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम किसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिन तिब्बत की बात है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका और फिर पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और मन गुनगुनाने लगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता कल्याणकारी। नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। नदियों के पानी से बिजली बनाई जाती है और इनके पानी से सभी जीवों का भरण पोषण एवं सबकी प्यास बुझाती है। लेखक ने व अन्य कवियों ने भी नदियों को माता के स्वरूप के अलावा बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखना पसंद किया है। एक दिन लेखक तिब्बत में सतलज के किनारे बैठ गया। उनका मन उचट रहा था, उदास हो रहा था और अस्वस्थ थे। तो जैसे ही सतलज नदी पर पैर लटकाए और उनका मन तरोताज़ा हो गया और एकदम स्वस्थ से होने लगे और उनका मन गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कवि ने कहा कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला आश्चर्यचकित करने वाली है, अर्थात तुम्हारी लीला रहस्यमयी है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और ये जल में पैर डालने से मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया और मेरी सारी सुस्ती और व्यथा दूर हो गई। मैं तुम पर नतमस्तक हूँ, बलिहारी हूँ। तुम्हारा पिता हिमालय है और तुम उसकी बेटी हो, लेकिन तुम्हारा जो बाप हिमालय है, पिता हिमालय है, वो तुम्हारी चिंता करता है। और हिमालय की सौंदर्यता एकदम आदित्य, अद्भुत और प्रकृति
से भरी हुई है और सतलज बहन तुम्हारी सदा जय हो। लेखक ने कहा है कि जब नदियाँ पर्वतों से निकलती है तो इनका जल पवित्र रहता है, लेकिन मैदानों में आती है तो कुछ लोग इनके अंदर कूड़ा कचरा, मृत जीव जंतुओं की हड्डियाँ डालकर जल प्रदूषित कर देते हैं और पहाड़ों का खनन करके पेड़ पौधों को काटकर पहाड़ों की सौंदर्यता को नष्ट कर देते हैं। पहाड़ हमारे भूकंप रोकने तथा वर्षा होने में सहायक होते हैं। वर्षा होगी तभी नदियाँ बहेगी और नदियों से ही जल मिलेगा। जल ही जीवन है। नदियों को दूषित होने से बचाना है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। पाठ में आए शब्दार्थ: संभ्रांत, कुलीन, संपन्न, समतल बराबर पृष्ठ वाला, भावभंगी विभिन्न स्वरूप, कौतूहल जिज्ञासा, विस्मय आश्चर्य, लक्ष्य उद्देश्य, बंधुर गहरी, जली जल से युक्त, आदित्यकाएँ पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, सरसब्ज हरी भरी, उपत्यका तराई या घाटी, सिर धुलना पछताना, निकेतन घर, लुभावना आकर्षण, प्रेयसी प्रेमिका, रूपक रूप से युक्त, लीला रहस्य से भरा कार्य, लोकमाता कल्याणकारी, मुदित प्रसन्न। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? नदियों को माँ मानने का स्वरूप माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की 2 प्रमुख नदियां हैं। इन्हीं 2 नदियों में अन्य नदियों का भी संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। ये नदियाँ हिमालय से पिघली हुई बर्फ़ की एक एक बूंद जल से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल, विराट और लुभावना है और सौभाग्यशाली समुद्र के पर्वतराज हिमालय इन 2 बेटियों का हाथ थामने में गर्व महसूस करता है। 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर: नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की नदियों की अटखेलियाँ, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, पेड़ पौधों से भरी घाटियाँ की देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। प्रश्न 5, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं?